हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। इस वीडियो क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। देखिए, एमपी उच्च माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सबके पास जो भी बच्चे एलिजिबल हैं उनके पास टीचर बनने का एक सुनहरा अवसर है। इस एग्जाम के लिए हमारा कोर्स भी अवेलेबल है हमारे ऐप पर। आप वहां से जा करके हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव कोर्स है। देखिए, हम जो है हमारे ऐप पर आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट के लिए कोर्स अवेलेबल हैं। हम कॉमर्स की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, साथ में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। देखिए, कोर्स के अंदर आपको एक तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी विथ अनलिमिटेड व्यूज। मतलब आप उसको जितनी बार चाहें उतनी बार देखें, जितनी बार चाहें उतनी बार रिवीजन करें। क्वालिफाइड टीचर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, नेट जीआरएफ क्वालिफाइड हमारे जो फैकल्टीज हैं वो हैं। आपको टिल एग्जाम प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। साथ में जो हमारे नोट्स हैं वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिलेंगे। जनरली प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं, बट हम आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल कराएंगे, जिसका आप प्रिंट लेकर के आराम से तैयारी कर सकते हैं। साथ में आपको मॉक टेस्ट और क्विजेस भी मिलेंगी, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस करते करते अपने सब्जेक्ट को और इम्प्रूव कर लें। ठीक है, चलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर के और कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। अकाउंटिंग का देखिए, जो सिलेबस दिया हुआ है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने, उसी सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है ना। इसके अंदर जो भी टॉपिक है वो मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ। बुक कीपिंग किससे रिलेटेड है? तो देखो, मैं पहले आपको बुक कीपिंग की डेफिनेशन समझा देता हूं। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग का सिंपल सा मतलब है पुस्तकों को रखना, किताबों को रखना। बट कौन सी किताबें? तो हम यहाँ पर चूंकि अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बुक्स की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, बुक कीपिंग की डेफिनेशन है रिकॉर्डिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल या बिजनेस ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द ऑफ। ठीक है, मतलब बुक कीपिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो भी कौन से वाले? फाइनेंशियल नेचर के, जिन्हें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर देना ही क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। बुक कीपिंग को आर्ट और साइंस दोनों कहा जाता है। आर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आर्ट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, कला। देखो, आर्ट में क्या होता है कि आर्ट वो चीज होती है जो बार बार प्रैक्टिस करने से आप बार बार जब उस चीज को करते हो वो इंप्रूव हो जाती है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्ट। आर्ट की ये एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बुक कीपिंग में भी सेम चीज है। जैसे जैसे आप बुक कीपिंग करते जाते हो तो आप बेहतर तरीके से बुक कीपिंग का काम सीख जाते हो, है ना। दूसरा, साइंस क्यों है? तो देखो, साइंस क्या होता है कि किसी भी चीज को करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो बुक कीपिंग में भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसलिए बुक कीपिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बुक्स के अंदर, किताबों के अंदर लिखने का आर्ट और साइंस। ठीक है, चलो। तो बुक कीपिंग मेनली किससे रिलेटेड है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन है आपका? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। डिजाइनिंग द सिस्टम इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द रिकॉर्ड, ये बेसिकली अकाउंटिंग की बात हो रही है। इंटरप्रेटिंग द डेटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, ये भी अकाउंटिंग का पार्ट होता है। देखो, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों अलग अलग होते हैं। बुक कीपिंग के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, और जहां पर बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है वहां से आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? सही आंसर आपका क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो उसके यूजर्स होते हैं। दो तरह के यूजर्स होते हैं।
एक आंतरिक और दूसरे बाह्य यूजर, या इंटरनल और एक्सटर्नल। आंतरिक और बाह्य, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं? तो देखो, इंटरनल का सिंपल सा मतलब है घर के अपने लोग। तो बिजनेस के जो अपने हैं, बिजनेस के जो अंदर डायरेक्टली रिलेटेड अंदर के लोग हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरनल। तो इंटरनल यूजर में बिजनेस का मालिक आ जाता है, ऑनर, है ना। बड़ी कंपनी है तो कंपनी का मैनेजमेंट भी आ जाता है, जो लोग कंपनी को का प्रबंधन करते हैं, या हम मैनेजर्स कह सकते हैं इन्हें। और कौन आते हैं? वर्कर्स या इंप्लॉइज, या वर्कर्स। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? यूजर्स होते हैं, आंतरिक यूजर या इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल कौन होते हैं? जो बिजनेस या घर के बाहर के लोग। घर के बाहर यानी बिजनेस के बाहर के लोग कौन हो गए? तो जिनसे हम आप माल खरीद रहे हो, क्रेडिटर्स। जिन्हें माल बेच रहे हो, कस्टमर, ग्राहक। कस्टमर के अलावा अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो या बैंक में खाता है तो बैंकर्स। ठीक है, बैंकर्स के अलावा टैक्स अथॉरिटीज, जिन्हें बिजनेस से कमा करके टैक्स देना है, टैक्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट, आम पब्लिक, या जिसे हम सोसाइटी भी कह देते हैं। तो ये लोग कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स हैं। ये सारे के सारे जो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसके यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स मतलब जो मालिक वगैरह हो गए, मैनेजमेंट हो गया, इंप्लॉय हो गए। इनके लिए क्या यूज है? मालिक को अपना प्रॉफिट पता चलेगा, मैनेजमेंट या मैनेजर्स को बिजनेस को मैनेज करना आसान होगा। इम्प्लॉय वगैरह इम्प्लॉय को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या यूज है? तो अगर इम्प्लॉयज को प्रॉफिट पता चल जाएगा तो कंपनी, सॉरी, इम्प्लॉय उसके बेसिस पे अपना बोनस वगैरह मांग सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स को क्या यूज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का? तो देखो, क्रेडिटर्स वगैरह अपना किसको उधार में माल बेचे या ना बेचे, उस कंपनी को या उस पर्टिकुलर बिजनेस को, ये क्रेडिटर कैसे डिसाइड करेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, कि उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह से है। इसी तरह कस्टमर या बैंक्स, लोन देने के लिए बैंक्स पहले फाइनेंशियल या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखेगा। टैक्स अथॉरिटीज कितना टैक्स लगाएं, ये डिसाइड करेंगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पर। सरकार कुछ पॉलिसीज बनाना चाहती है तो उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल है। आम पब्लिक को क्या यूज है? तो देखो, आजकल सीएसआर करती हैं कंपनियां, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिस सोसाइटी के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो, तो उनको भी कहीं ना कहीं उस बिजनेस के बारे में जानने का हक है, इसलिए वो पब्लिक भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स होती है ना। तो ये दो तरह के यूजर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर है? चलो, यहां पर क्या था हमारा क्वेश्चन? यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, तो क्रेडिटर्स, सप्लायर्स भी हैं, लेंडर्स, गवर्नमेंट, ऑल द अबव। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? कौन सा सब फील्ड नहीं है? देखो, तो सब फील्ड के अंदर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी सब फील्ड है, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी सब फील्ड है। ये तीनों अकाउंटिंग के सब फील्ड हैं, बट बुक कीपिंग अकाउंटिंग का सब फील्ड नहीं है। बेसिकली बुक कीपिंग के बेसिस पर ही आगे अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है, या यूं कहिए, जहां पर बुक कीपिंग खत्म होता है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है ना। तो अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग बेसिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग पर बेस्ड होता है, बट बुक कीपिंग कोई भी फील्ड या कोई भी ब्रांच नहीं है अकाउंटिंग, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, देखो, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग या प्रबंध लेखांकन या प्रबंधकीय लेखांकन के अंदर बेसिकली डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग की जाती है। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होते हैं। इसके बेसिस पर इस तरह से ट्रांजेक्शन या इस तरह से इंफॉर्मेशन को गैदर या बनाया जाता है, जिससे जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, वो डिसीजन ले पाए। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली जो बिजनेस के अंदर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए कॉस्ट लग रही है, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग को हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रखते हैं, मेनली कॉस्ट से रिलेटेड होता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ओवरऑल बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन आ जाते हैं, जिन्हें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, चलो, इससे आपका कैश, तो इसका आंसर तो बता दिया ना मैंने। हाँ,
फोर्थ, एस गुड्स और एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। बिजनेस के अंदर कैश गुड्स या कोई भी एसेट लगाने को हम क्या कहते हैं? तो देखो, बिजनेस के अंदर जो ऑनर होता है, सपोज करिए ये ऑनर है, तो ये जो भी बिजनेस के अंदर लेकर के आएंगे उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल, यानी पूंजी। और बिजनेस से जो भी ये निकाल करके ले जाएंगे, बिजनेस में लेकर के आ रहे हो, कैपिटल है। और बिजनेस से जो भी घर लेकर के जाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं? या ठीक है ना? तो बिजनेस के अंदर कैश गुड्स या एसेट कुछ भी लाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये आपका सही आंसर है ना? इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, ये उसी से क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी प्रॉफिट क्या होता है? तो जो भी रेवेन्यू हुआ और जो भी एक्सपेंसेस हुआ, तो अगर रेवेन्यू हमारा ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट, यानी जो आपने नेट इनकम कमाई। ड्राइंग क्या होता है मैंने समझा दिया। बिजनेस से अगर कुछ आप निकाल के घर ले जाते हो पर्सनल यूज के लिए, चाहे कैश हो, गुड्स हो या कुछ भी एसेट हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? ड्राइंग बोलते हो। एसेट क्या होता है? तो बिजनेस के अंदर वो प्रॉपर्टी, वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट, वो फर्नीचर या कोई भी ऐसी चीज जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले हैं, फ्यूचर में आपको आर्थिक लाभ होने वाला है, उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट या संपत्ति बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द process of recording, classifying and summarizing all business transactions in order to know the financial result is known as। तो देखो, ये बेसिकली अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, है ना? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, फिर उसको एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन निकालना और कम्युनिकेट करना, यही हमारी अकाउंटिंग की क्या होती है? डेफिनेशन होती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अकाउंटिंग, है ना? क्या होता है अकाउंटिंग की डेफिनेशन? मैं एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं। अकाउंटिंग के अंदर आता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, है ना? रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करते हो? क्लासिफाई करते हो, जो जहां जिससे रिलेटेड है उसको वहां पर आप लेके जाते हो, क्लासिफाई करना, फिर समरी बनाना। के बाद क्या होता है भाई? इंटरप्रिटेशन निकालना, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और इसके बाद क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ये ही पार्ट होता है आपका क्या? अकाउंटिंग का। रिकॉर्डिंग मतलब आप जर्नलाइज करते हो, अकाउंटिंग अगर आपने पढ़ा हुआ है तो जर्नल एंट्री हम करते हैं, वही क्या होता है? आपका अकाउंटिंग होता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो हम क्या करते हैं? लेजर पोस्टिंग करते हैं, है ना? तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। समराइजिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सॉरी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, ये क्या होता है आपका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद ये सब बनाने के बाद उसको एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन निकालना, मतलब निकालना, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कंपेयर करना, ये सारी चीजें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात होती है। और इसके बाद जो इसके यूजर्स हैं उन तक उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर देना, उनको दे देना ही क्या होता है? कम्युनिकेशन। जैसे एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनी की एजीएम के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना, बैंकर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है ना? तो ये ओवरऑल डेफिनेशन होती है किसकी? अकाउंटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड? देखो, अकाउंटिंग की कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बेसिकली चार होती हैं, और ये कई एग्जाम के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि वहां पर जो ऑप्शन दिए रहते हैं ना, वो सारी ही हमें अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स लगती हैं। तो हमें उसमें से अपनी जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसे फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कॉमर्स सेक्शन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यहां तक कि सेबी जैसे जो एग्जाम होते हैं ना उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 4 होती हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग की, ठीक है। कौन कौन सी हैं? तो देखो, 2 तो आर से स्टार्ट होती हैं, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, फिर होता है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी, होता है आपका कंपेरेबिलिटी, ठीक है। विश्वसनीयता, एकता, ये यहाँ लिखा हुआ भी है ना, बोधगम्यता और तुलनात्मकता। देखो होता क्या है, ये चारों का मतलब क्या होता है? रिलायबिलिटी का मतलब है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, भरोसे की होनी चाहिए, किसी भी गलती, उस पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, या वो बायस नहीं होनी चाहिए, है ना। तो भरोसे की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिलेवेंस, मतलब किसी काम की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट होनी चाहिए, काम की होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर डिसीजन मेकिंग की जा सके, निर्णय लिए जा सके। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि प्रेजेंट इस फॉर्म में होना चाहिए, इस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए कि जो यूजर है जब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखे तो समझ पाए। और कंपैरेटिबिलिटी का मतलब होता है कि एक समानता होनी चाहिए। अगर हम एक किसी बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो जो मेथड हम एक साल में यूज कर रहे हैं वही सेकंड ईयर, वही थर्ड ईयर, एंड कंटिन्यूसली वही मेथड यूज होनी चाहिए, जिससे कि अगर हम 2 सालों में तुलना करें तो वो पॉसिबल हो। तो ये है आपकी 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसमें से देखो, बोल रहा है कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। क्लियरली प्रेजेंटेड मतलब कि वो समझ में आए, इसका मतलब वो अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात कर रहा है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, ठीक है, बोध गम्यता। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन है? ऑलरेडी समझा चुका हूं, टैक्स अथॉरिटीज एक्सटर्नल है, आपके एक्सटर्नल यूजर होते हैं। मैनेजमेंट आपका इंटरनल यूजर है, ये एक्सटर्नल है। पोटेंशियल इन्वेस्टर भी एक्सटर्नल यूजर होते हैं। क्रेडिटर्स भी आपके क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब जो बिजनेस के अंदर आप में भविष्य में पैसा लगाने वाले हैं, बाहर के लोग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मैनेजमेंट आपका इंटरनल यूजर है। अगला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। देखो, बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। आपका सही आंसर बी होगा। हमने ये कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया हुआ था, है ना। फादर ऑफ अकाउंटिंग इज लुकास पैसियोली, सही आंसर डी होगा। देखो आपको लग रहा होगा कि ये कुछ बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, बट ये कई बार एग्जाम के अंदर इतने आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसमें मैंने इसलिए डाल दिया है कि जिससे आप सुने हुए रहो, है ना। इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा आपको, बट एक बार अगर कोई चीज हम सुनकर रखते हैं तो एग्जाम के अंदर अगर वो क्वेश्चन दिख गया तो हमें दिमाग में स्ट्राइक हो जाता है कि हमने ये चीज कहीं सुनी हुई थी। तो फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? लुकास पैसियोली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फंक्शन या काम क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, सर्व द यूजर्स who rely on financial statements as their principal source of information, provide information for judging management ability, टू यूटिलाइज रिसोर्स इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। तो देखो ये सारे ही अकाउंटिंग के फंक्शन होते हैं, है ना। इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए इंफॉर्मेशन देना, है ना, उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन देना जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना।
और मैनेजमेंट की एबिलिटी भी चेक करना कि वो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर पा रहे हैं या नहीं। ये सारे किसके काम है? अकाउंटिंग के काम है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? तो देखो, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन, पहली बात तो बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के लिए उसका फाइनेंशियल इफेक्ट होना जरूरी है, मॉनेटरी इफेक्ट होना जरूरी है, या उस ट्रांजेक्शन को जब तक हम मनी में मेजर नहीं कर पाएंगे तो वो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। जैसे आपकी शॉप है, कोई आया आपकी शॉप से मान लीजिए एक पेन खरीद के गया 5 रुपए का, तो उस ट्रांजेक्शन को आप मनी में मेजर कर पाओगे, है ना? 5 रुपए का पेन ले गया, तो वो क्या है? आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है। दूसरा, एक और दूसरा आया, उसने बोला कि उस कॉपी की प्राइस क्या है, एक कॉपी रखी थी उसकी प्राइस पूछा, आपने बोला 50 रुपए, वो चला गया, क्या ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है? तो नहीं, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि इसका भी, इसे हम आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हो। सिंपली कोई आया और बिजनेस के अंदर बस रेट पूछ के चला गया, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है। तीसरा, कोई बिजनेस से बाहर चीज हो रही है, जैसे आपके घर के अंदर कोई चीज हो रही है, आपके घर पे मान लीजिए आपकी शॉप है, बट आपकी मम्मी ने घर से कोई चीज उठा करके किसी को दे दी, पड़ोसी को दे दी, तो क्या ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं, ये तो पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन है, घर के अंदर हो रहा है, बिजनेस के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपकी मम्मी आपकी शॉप में आई और शॉप से कुछ उठा करके अपनी किसी सहेली को दे दिया उन्होंने, तो यहां से क्या हुआ? आपके बिजनेस से कोई चीज हट गई, तो बिजनेस की इफेक्ट है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, और आप उसको मनी में भी मेजर कर सकते हो, जो चीज दी गई है उसकी कुछ प्राइस रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा? बिजनेस ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पढ़ लेते हैं कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, हमें पता करना है। बॉट फर्नीचर ऑफ ₹20,000 फॉर बिजनेस यूज, क्लियर लिखा है बिजनेस यूज के लिए है, मनी में मेजर किया जा सकता है, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय 15,000, मनी में मेजर किया जा सकता है, बिजनेस के लिए है, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड डॉटर फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट ₹30,000, देखो डॉटर की फीस है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और पर्सनल बैंक से पे किया गया है, मतलब बिजनेस के बैंक से पे भी नहीं किया गया है, तो ये आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। पेड सन्स फीस फ्रॉम द बिजनेस, देखो सन की फीस है, बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है, बट इसको सॉरी, सन की फीस डायरेक्टली तो नहीं लग रही है, बिजनेस से रिलेटेड है, बट पे बिजनेस से किया गया है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड हो गया, है ना? तो इसलिए ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा। आपका सही आंसर क्या होगा? सी। डॉटर की फीस जो पर्सनल बैंक अकाउंट से पे की गई है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, व्यावसायिक लेन देन नहीं, व्यक्तिगत नेचर का है, और साथ में व्यक्तिगत खाते से किया गया है, बिजनेस के खाते से उसका पेमेंट नहीं किया गया है, इसलिए वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, तो अकाउंटिंग के अंदर मैंने आपको अभी सिखाया कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग, समराइजेशन के बाद आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट में क्या है? कम्युनिकेशन, यूजर्स को कम्युनिकेट करना। ये पूरी फ्लो होता है, प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का। तो लास्ट स्टेप इसके अंदर क्या है? कम्युनिकेशन, संचार करना, है ना? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सी, सूचना का संचार करना। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन January 1st, सोहन paid rent of ₹5,000. This can be classified as an event transaction, transaction none of the above। देखो, सोहन ने रेंट पे किया ₹5,000 को, हमें इसे इवेंट और ट्रांजेक्शन के अंदर इसको क्लासिफाई करना है। तो समझिए क्या अंतर होता है इवेंट और ट्रांजेक्शन में। तो ट्रांजेक्शन, बिजनेस के अंदर जब कोई भी आप काम करते हो, कुछ भी करते हो, जैसे कोई चीज खरीद रहे हो, कोई चीज बेच रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो ये जो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और ट्रांजेक्शन की वजह से कोई रिजल्ट निकल के आता है, उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। या यूं समझिए कि ट्रांजेक्शन एक सिंगल इंडिविजुअल एक्टिविटी होता है, और इवेंट क्या होता है? कई इंडिविजुअल एक्टिविटी का क्या होता है? रिजल्ट होता है। इवेंट के अंदर कई इंडिविजुअल एक्टिविटीज शामिल होती हैं। जैसे इवेंट का एग्जांपल क्या? ट्रांजेक्शन का तो समझ में आ गया, जैसे रेंट पे किया, एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है। सैलरी पे की इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है। हमने गुड्स परचेस किया,
इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है ये, तो ये ट्रांजेक्शन के अंदर कैटेगराइज होगा। हमने माल बेचा, ये भी क्या है, ट्रांजेक्शन है। लेकिन ये सारा करके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, आपने सैलरी पे की, एक्सपेंस पे किया, रेंट पे किया, फ्रेट पे किया, माल खरीदा, माल बेचा, इन सब, ये सब कुछ करने के बाद मान लीजिए बिजनेस ने 10,000 का लाभ कमाया, 10,000 का प्रॉफिट कमाया। इस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक इवेंट है, एक घटना है, कई सारे ट्रांजेक्शन को मिला करके ये रिजल्ट निकला है, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट, क्या हो गया हमारा इवेंट हो गया। ऐसे ही आपने मान लीजिए 1,000 का माल खरीदा, फिर 5,000 का माल खरीदा, फिर 3,000 का माल खरीदा, फिर कुछ माल आपने बेचा, और इन सब के बाद साल के आखिरी में आपने देखा कि आपके पास 4,000 का माल एज अ स्टॉक पड़ा हुआ है। क्या है, एज अ स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये स्टॉक पड़ा रहना भी क्या है, आपका इवेंट है। क्योंकि ये कैसे आया, कई बार आपने कुछ परचेस किया, सेल किया, मतलब इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस आपने किए, उन सब का रिजल्ट निकल के क्या आया, इवेंट निकल के आया, ठीक है ना। उसका रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया आपका एक घटना या इवेंट। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अंदर रेंट पेड करना क्या हो जाएगा, आपका एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा आपका, जी। समझ में आया इवेंट और ट्रांजेक्शन के अंदर अंतर, है ना। ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल, एक घटना, मतलब एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है, एक अकेली घटना है, एक कुछ अकेला हुआ, वो क्या है आपका ट्रांजेक्शन है। और कई ट्रांजेक्शन का रिजल्ट निकल के कुछ आया, मतलब प्रॉफिट आया, लॉस आया, है ना, स्टॉक बचा आपके पास, तो ये क्या होगा आपका इवेंट होगा। लॉस हुआ बिजनेस के अंदर, वो भी क्या है, एक इवेंट। नेक्स्ट, on March 31st, 2020, after sale of goods worth rupees 2,000, he left with the closing inventory of rupees 10,000। माल 2,000 का माल बेचने के बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री बची 10,000। इसे आप क्या बोलोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या बोलोगे, तो ये क्या है, इवेंट है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको समझाया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अनसोल्ड मर्केंटाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड। किसी पर्टिकुलर डे पे बिना बिका हुआ जो माल है उसे आप क्या बोलते हो, तो परचेस सेल, परचेस रिटर्न नहीं, डी इन्वेंट्री बोलते हैं, हम स्टॉक बोलते हैं, है ना। द लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। उधार में आपने माल खरीदा, उसकी वजह से लाइबिलिटी हुई, उससे आप क्या बोलते हो, क्रेडिटर बोलते हो, बी। लाइबिलिटी क्या था, देखो बिजनेस टर्मिनोलॉजीज या टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है, तो उसके अंदर देखो लाइबिलिटीज क्या होता है, तो लाइबिलिटीज होता है फ्यूचर का ऑब्लिगेशन, कोई ऐसा ऑब्लिगेशन, है ना, कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसे आपको फ्यूचर में पे करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। और जब भी आप उधार माल खरीदते हो, परचेस करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वजह से क्या क्रिएट होते हैं, क्रेडिटर्स, मतलब जिन्हें आपको फ्यूचर में पेमेंट करना है। डेटर्स क्या होता है, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है, आपने उधार में माल बेचा, है ना, उधार में माल बेचा, सपोज मिस्टर ए हैं और इन्होंने बी को माल बेचा, सेल किया, सेल्स, तो बी क्या हो जाएंगे ए के लिए, डेटर्स, या इनसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, देनदार, है ना। कैपिटल हमने समझा दिया था, बिजनेस के अंदर अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट पैसा लगाते हो या गुड्स लगाते हो, एसेट लगाते हो, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। लोन क्या है, बिजनेस के अंदर किसी ने आपको पैसा दिया कि अभी ले लो, और फ्यूचर में आपको उसे वापस करना है, तो वो क्या होता है, लोन होता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। देखो, सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यूज करना और सेम फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना किस बात के लिए जरूरी है, तो कंपैरेटिबिलिटी या तुलनात्मकता के लिए, है ना। अगर अलग अलग आप यूनिट्स में मेजर करोगे या अलग अलग फॉर्मेट यूज करोगे, तो कंपैरेटिबिलिटी नहीं बनेगी, तुलनात्मकता कठिन हो जाएगी, है ना। तो किस लिए आप ऐसा करते हो, तुलनात्मकता बनी रहे। सही आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है या सही नहीं है, तो देखो, बुक कीपिंग इज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। कुछ ऐसा चलता है बुक कीपिंग, यहाँ ये आपका बुक कीपिंग है, जहां पे ये खत्म होगा यहां से आपका अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा। अकाउंटिंग के लिए बेस कौन प्रोवाइड करता है, बुक कीपिंग। अकाउंटिंग इज अ बेस फॉर बुक कीपिंग, नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है आपका, तो यहीं पे आपका सही आंसर मिल जाएगा, ये आपका करेक्ट नहीं है, बी।
अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिल्कुल ये अकाउंटिंग एक डेफिनेशन भी होता है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना, या बिजनेस की लैंग्वेज को ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, ये भी आपका ट्रू है। तो सही आंसर आपका क्या हो गया, सॉरी बी, अकाउंटिंग, सॉरी अकाउंटिंग इज बेस फॉर बुक कीपिंग, ये आपका गलत है। नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ट्रीट्स अ बिजनेस सेपरेटली फ्रॉम इट्स ओनर। तो देखो, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी हम इसे बोलते हैं, ये चीज बिजनेस के ऑनर को बिजनेस से क्या करती है, अलग करती है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ए। इसी कॉन्सेप्ट के कारण जो ऑनर पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर या बिजनेस से पैसा बाहर ले जाता है, तो हम उसकी भी रिकॉर्डिंग बुक के अंदर करते हैं, केवल इसी कॉन्सेप्ट के कारण, एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या सतत व्यापार की अवधारणा का मतलब होता है कि जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आप ये मान के करते हो कि बिजनेस आगे बंद नहीं होगा, बिजनेस कंटिन्यूअसली आगे चलता रहेगा। ठीक है, फिर है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आपको एक पीरियड फिक्स करना पड़ेगा और उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, है ना कहीं आपको एक जो पीरियड है उसको एंड करना पड़ेगा और फिर आपको अकाउंटिंग आगे कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इसीलिए हमारा पास फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर के, सॉरी, अप्रैल 1 से लेकर के मार्च 31, है ना, ये अकाउंटिंग पीरियड है। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस पीरियड में आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हो, इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो, उससे रिलेटेड खर्चों को भी उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रिकॉर्ड करना है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट बात करता है ना। हालांकि नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, है ना, अजम्पशंस, इनकी बात करेंगे तो मैं और डिटेल में इन चीजों को आपको करवा दूंगा। है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवेंट। इनमें से इवेंट कौन सा है, सैलरी पेड करना एक ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेस करना भी ट्रांजेक्शन है, सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹12,000 भी ट्रांजेक्शन है, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आपका क्या है, इवेंट। तो सही आंसर क्या हो गया आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज नोन एज। देखो, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, सबूत होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं, डी, है ना। वाउचर के बेसिस पर ही आपका क्या होता है, आप बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करते हो। इससे आपका विथड्रॉल ऑफ मनी एंड और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज, समझाया हुआ था। बिजनेस में पैसा आना कैपिटल, बिजनेस से पैसा वापस लाना ड्रॉइंग, है ना, ड्रॉइंग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग आर टू। अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, बिल्कुल, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप एंड यूजर्स, ऑल द अबव। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव सभी है ना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रॉफिट या लॉस पता करना, यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना, ये सारे ऑब्जेक्टिव है किसके, अकाउंटिंग के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट है आपका, फॉलोइंग इज नॉट ए एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिया था, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपैरेटिबिलिटी, है ना। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो रिलायबिलिटी भी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी है, कंपैरेटिबिलिटी भी है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ द अबव। दैट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर नोन एज डैश एसेट। वो एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब जिन्हें आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, उन एसेट को क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं, अमूर्त संपत्तियां बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। ठीक है, तो ये थे आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज के, और भी आपको इससे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, और भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज हम लेकर के आएंगे जहां से हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, इतना सुनने के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।